सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वर्ष ने शासन किया, जिसमें से स्लेव डायनेस्टी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। स्लेव डायनेस्टी में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो लास्ट क्लास हमारा जो था वो रज़िया सुल्तान, तो रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी लास्ट क्लास में। आज हम लोग कंटिन्यू करते आगे। देखिए, आज हम लोग को दरअसल पढ़ना है गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। लेकिन गयासुद्दीन बलबन से पहले भी कुछ शासक आए, बस उसका नाम आपको जानना है, क्योंकि बहुत वीक रूलर थे। देखिए हुआ क्या कि रज़िया सुल्तान के मरने के बाद बेवकूफ़ों का कतार लगना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत में। जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही राजा बन जाता है। दूसरा आया, बोले कि हम तुमसे बड़ा बेवकूफ़ है, बोला ठीक है तुम ही बन जाओ। तीसरा बोला हम तुम दोनों से ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो वही बन जाओ, है ना। तो आप समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीक रूलर, कमज़ोर शासक यहाँ पे आ रहा है, जो जिसके पास खुद अकल नहीं है, वो शासन व्यवस्था को कुछ नहीं जानता, बस वो कठपुतला बना हुआ, अमीरों का कठपुतला बन के यहाँ पे क्या कर रहा है, रूल करेगा। और देखिएगा अगले 20-26 साल में, अगले 26 साल आते आते दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी का, बोलिए स्लेव डायनेस्टी का एकदम सत्यानाश कर देता है। जो सुल्तान का जो प्रतिष्ठा होता है, जो प्रेस्टीज होता है, वो प्रेस्टीज को पूरा क्या कर देता है, एकदम मिट्टी में मिला देता है। ये लो तीनों जाएगा, मतलब सुल्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा। सुल्तान निकला सड़क पे, अब लोग दुकान के पास बैठा है, कोई लेटा है, बोले कौन जा रहा है, बोले सुल्तान, वो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई उठ के सलाम भी नहीं कर रहा, मतलब ये स्थिति आ गया। सुल्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा। सुल्तान को कोई डांट देता था, हमारे चुपचाप बैठो, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। तो सुल्तान को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो स्थिति बड़ा गंभीर। आप समझना कि ऐसा परिस्थिति में अगर आपको सत्ता मिलता है तो आप कैसे उसको क्या कीजिएगा, उबारिएगा। ये सीखने मिलता है बलबन से। तो बलबन से यहाँ पे आपको ये सीखने मिलेगा कि इस तरह का परिस्थिति, शासन व्यवस्था जब आता है तो कैसे आप उसको क्या कर सकते, उबार सकते। तो खैर, आपको बस ये 3 नाम याद रखना, मैं लिख देता हूँ। हाँ, रज़िया सुल्तान के मरने के बाद जो अगला शासक आया था उसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। बस नाम याद रखना। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो था, इसका टाइम पीरियड था 1200, आपको पता है 1240 में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, मतलब षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया था। तो 1240 से लेकर के 42, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह शासन करने आया। 2 साल लगभग शासन किया। बोला कि नहीं तुमसे होगा नहीं, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ हमको चाहिए। बोले ठीक है तो हमको मार दो। तो बोला ठीक है मार देते तुमको। तो इसको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद अगला जो शासक आता है वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, अलाउद्दीन मसूद शाह जो आया, ये लगभग 4 वर्ष शासन किया, 1242 से लेकर के 46 तक। इससे भी काम नहीं चला, बलबन इसको भी मार दिया गया। अगला जो शासक आया, बोला जाता है कि बलबन इसको क्या किया गया था, बलबन इसको बनाया था, है ना। एक तरह से बलबन ही रूल कर रहा था। बलबन उस समय बड़ा ताकतवर हो चुका था, है ना। तो बलबन ही एक तरह से रूल कर रहा था, तो पर्दे के पीछे से यहाँ पे रूल कर रहा था। तो अगला जो शासक आता है उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद जो है, ये 20 साल शासन किया, 1246 से लेकर के 66 तक। तो आप देख रहे हैं 1240 से लेकर के 66, लगभग 26 साल तक स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का पूरा सत्यानाश हो गया। जो इल्तुतमिश जो एक बेस तैयार किया था, उस बेस को भी ये लोग क्या किया, बेस को भी और अंदर गर्त में डाल दिया। तो खैर, तो ये बस सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कौन, गयासुद्दीन बलबन। बोला जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद को गयासुद्दीन बलबन ही बनाया था और इसको जहर देके गयासुद्दीन बलबन मार दिया है, ऐसा मानते हैं कुछ हिस्टोरियन। ठीक है, चलिए खैर। तो देखिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है मेन, जो हम लोग आज पढ़ना है, वो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, इसका टाइम पीरियड आप जान लीजिए, 1266 से लेकर के 86 तक। ठीक, तो 1266, 66 से लेकर के 86 तक, 86 तक इसका शासन पीरियड लगभग 20 साल। मतलब 20 साल ये पर्दे के पीछे शासन किया और 20 साल एकदम डायरेक्ट ये रूल कर रहा है। अब देखिए, गयासुद्दीन बलबन जब यहाँ पे शासक बनता है, जब ये सत्ता में आता है, इसके सामने समस्या क्या था।
बहुत सारा समस्या। सबसे बड़ा समस्या क्या, सबसे बड़ा या सबसे प्राथमिक ये किसको देता है, प्राथमिकता ये किसको देता, तो सबसे ये इसको प्राथमिकता देना होता राजा का प्रतिष्ठा, सुल्तान का प्रतिष्ठा। क्योंकि राजा का अगर प्रेस्टीज ही नहीं रहेगा, उसका प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, उससे लोग डरेंगे नहीं, तो ये कितना भी अच्छा पॉलिसी बनाएगा या कुछ रूल बनाएगा, कुछ फॉलो ही नहीं करेगा। बोले यार तुमको हम कोई वैल्यू नहीं देते। तो सबसे पहला चीज़ इसके पास ये था कि लोगों के मन में खौफ आए, डर आए कि सुल्तान का मतलब कह सकते हैं कि गब्बर सिंह जो था उसका दूसरा नाम है ना सुल्तान, तो डर का दूसरा नाम सुल्तान, ठीक है। तो आप समझिए, तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो उसी टाइप का शासक था, मतलब या आप कह सकते कि परिस्थिति ऐसा बना कि इसको बनना पड़ा इस तरह का शासन। अब पहला से समझिए गयासुद्दीन बलबन था कौन। तो गयासुद्दीन बलबन एक गुलाम था। मंगोल लोग, मंगोलाइट जो लोग थे, मंगोल लोग, तो मंगोल वाले लोग इसको पकड़ लिए, इसको पकड़ के बाज़ार में बेच दिए। ये भी इलवरी तुर्क ही था, ये भी इलवरी तुर्क था, इसको पकड़ के बाज़ार में बेच दिया, मतलब इसको गुलाम बना दिया। तो ज़िंदगी भर ही गुलामी किया। आगे चलकर ये इसको एक बड़ा पद मिला, तुर्काने चाहलगानी। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब इल्तुतमिश पढ़े थे पिछले क्लास में, इल्तुतमिश के क्लास में मैंने आपको बताया था कि तुर्काने चाहलगानी चालीसा, जो 40 लोगों का समूह होता था, उसमें एक प्रमुख सदस्य था कौन, गयासुद्दीन बलबन। जो इल्तुतमिश का मैंने बताया था गुलाम का समूह था, है ना, तुर्काने चाहलगानी। तो तुर्काने चाहलगानी एक बड़ा इसको पद मिलता है, यही से इसके जीवन में एक तरह से क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सत्ता पे काबिज हो जाता है। तो खैर अब देखिए गयासुद्दीन बलबन जो है ये जब सत्ता पे आता है तो इसके सामने मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा समस्या था क्या, प्रतिष्ठा, है ना, राजा का प्रतिष्ठा। अब देखो इसने किया क्या, किस तरीके से राजा का प्रतिष्ठा को पहले बनाया। सबसे पहला काम इसने किया कि अपने दरबार को भव्य तरीके से सजाया। और किस तरीके से सजाया, देखिए इसने क्या किया, लोगों के मन में एक तरह से राजा के प्रति एक इज्जत हो, इसके लिए इसने क्या किया, अपने आप को ईरान का एक मिथकीय शासक आफरासियाब का वंशज घोषित किया। समझिए इस कहानी को अच्छे से। इसने किया ये कि एक दरअसल ईरान में एक मिथकीय शासक है वो, लेकिन बहुत इज्जत है उनका, है ना, आफरासियाब। और इसने बोला कि मैं आफरासियाब का वंशज का हूँ, ठीक। लेकिन था ये कौन, था ये गुलाम, ये झूठ बोला, ये अपने आप को कनेक्ट किया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे भारत में अब कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं राम जी का वंशज का हूँ, अब कोई बोल दे कि राम जी का वंशज का हूँ, तो प्रतिष्ठा तो उनको ऐसे ही मिल जाएगा। तो कोई लोग बैठे हो बोला कि मैं राम जी का वंशज का हूँ, और लोग अगर मान लेंगे या वाकई में राम जी का वंशज का है, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, बोले बैठी आप तो साक्षात प्रभु है। वैसे इसने क्या किया, था ये गुलाम, लेकिन ये बोला कि नहीं मैं हूँ आफरासियाब का वंशज का, मैं ईरान से इसको कोई मतलब नहीं था, आफरासियाब के वंश से इसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन तब भी तो ईरान में दरअसल क्या, आफरासियाब का बहुत दबदबा है, उनको लोग बहुत मतलब एक प्रेस्टीज बहुत ऊंचा है ना, बहुत मतलब एक तरह से बहुत हाई लेवल पे उनको देखा जाता है आफरासियाब को। तो ये अपने आप को क्या किया, आफरासियाब से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एक तो ये काम किया, आफरासियाब का वंशज का घोषित कर दिया। अब देखिए ये क्या करेगा, ये गद्दी पे बैठने के साथ सबसे पहला काम ये किया कि तुर्काने चाहलगानी जो है उसको मरवा दिया। जितने लोग बचे हुए थे वो 40 लोगों में एक तो ये था, बाकी जितने लोग बचे हुए थे सबको ये मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, इसलिए मरवा दिया क्योंकि ये तो बता रहा है कि मैं आफरासियाब का वंशज का हूँ। बाकी इसके कलीग्स जितने हैं जो तुर्काने चाहलगानी में, वो लोग तो इसको जान रहे कि गुलाम था। अब इसका पोल खुल जाएगा ना, पता चले ये बोला कि मैं आफरासियाब का वंशज का हूँ, और इसके जो तुर्काने चाहलगानी के लोग बोले कह रहे तू तो गुलामी करता है मेरे साथ। और उसको एक कारण तो ये इसका पोल खुल जाएगा, और दूसरा कारण कि तुर्काने चाहलगानी वाले लोग इसको वैल्यू नहीं देंगे। आप ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे, आप लोग जितने दोस्त हैं, अब कल मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मान लो क्लास में 500 स्टूडेंट है, उस क्लास में 500 स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होगा, कल को मैं ना पढ़ाऊँ, उसी 500 में कोई हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा उसके पास नॉलेज हो जाए, एकदम हिस्टोरियन वाला नॉलेज हो जाए। वो बोला कि सर मैं कल से पढ़ाऊँगा, मैं बोला ठीक है पढ़ाओ। अब वो पढ़ाने जब आएगा तो आप लोग खुद वैल्यू नहीं दीजिएगा, आप लोग बोले अभी तक तो तुमको रेबे करते थे, अब तुमसे हम पढ़े, ऐसा दिन मेरा आ गया कि तुमसे हम पढ़ेंगे। तो दरअसल क्या होता है कि जब एक ग्रुप के लोग होते हैं, वो कितने भी विद्वान हो जाए तो जल्दी उस ग्रुप के लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, बोले अरे तुम तो मेरा दोस्त यार है, तुमको कंधा पे कंधा हाथ रख के तुमसे क्या पढ़ेंगे, तो उसको वैल्यू नहीं देगा।
बलबन ये बात जानता था कि हमको भी वैल्यू देगा नहीं लोग, और ये लोग जिंदा रहा तो फिर से क्या होगा, मेरा प्रतिष्ठा जो हम उठाना चाह रहे हैं, सुल्तान का प्रतिष्ठा, वो उठ नहीं पाएगा। इसने सबसे पहला काम किया, तुर्कान चहलगानी को ही क्या किया, समाप्त किया। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने तुर्कान चहलगानी को बनाया था और किसने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था। मैंने उस समय बताया था जब इल्तुतमिश में पढ़ा रहा था कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा किसने समाप्त किया। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया, तो आप बता देना गयासुद्दीन बलबन ने। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या होता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इसने अपने आप को ईरान से जोड़ा, ईरान का एक मिथकीय शासक कौन, आफरासियाब से जोड़ा कि आफरासियाब का वंशज का वो। अब इसको कुछ प्रमाण करना था ना, अब जब ये चीज़ कर रहा है तो इसको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं वाकई में आफरासियाब का वंशज का हूँ। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहला काम किया कि इसने अपने दरबार को एक भव्य तरीके से ईरानी पैटर्न से सजाया। याद रखिएगा, इसका जो महल, इसका जो दरबार था वो ईरानी पैटर्न से बना हुआ, क्योंकि इसको बताना है कि मैं ईरान का हूँ तो ईरान से लेना पड़ेगा ना। और ऐसे भी ईरानी पैटर्न बड़ा अच्छा होता था, तो भव्य दरबार बना इसके टाइम में। क्योंकि इससे पहले क्या हो गया था, सुल्तान का दरबार में का कोई वैल्यू नहीं था, कहीं इधर टूलू लगा दिया, सुल्तान बैठा हुआ है ना, कोई आया वो भी उससे ले लिया, कोई मंत्री मंत्री, कोई अमीर आया उससे छीन के ले लिया, मतलब कोई वैल्यू नहीं देता था, कुर्सी उर्सी भी नहीं मिलता था सुल्तान को बैठने का, पूरा गंदा उंदा पड़ा है, लगता ही नहीं था है ना, लगता ही नहीं था कि ये सुल्तान का। जैसे बहुत सारा सरकारी ऑफिस आप जाइए, कहीं पे थूका हुआ है, कहीं पे गंदा किया हुआ है, वैसे इन लोग का क्या होता था, दरबार होता था। ये बोला कि नहीं, दरबार को भव्य कि घुसते के साथ कोई अगर आता है उसको देखने के साथ एक मतलब देख के ही वो बोले कि नहीं ये किसी मतलब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति का क्या है दरबार है। तो एक तो ईरानी पैटर्न से इसने अपने दरबार को सजाया, अपने आप को ईरान का मिथकीय शासक आफरासियाब का वंशज का घोषित किया। तुर्कान चहलगानी को इसने क्या किया, समाप्त किया। क्लियर? अब देखिए लोगों में खौफ कैसे पैदा किया जाए, वो कोई बलबन से सीखे। देखिए होता क्या है, अभी तक क्या मैंने आपको बताया कि राजा को कोई प्रतिष्ठा नहीं था, मतलब कोई सुल्तान जा रहा है कोई खड़ा भी नहीं होता था। अब ये नियम चेंज कर दिया। अब ये नियम क्या चेंज कर दिया, अब ये अपने दरबार में दो प्रथा को लागू कर दिया। कौन कौन सा प्रथा, एक को बोलते हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछता है, एक को बोलते हैं सिजदा और एक को बोलते हैं पाबोस या पाइबोस। ठीक है, तो सिजदा और पाबोस, तो सिजदा और पाबोस सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस किया अपने दरबार में कि जो भी आएगा उसको ये दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये दोनों था क्या, देखिए सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा का मतलब होता है झुकना, है ना। मतलब जो भी सुल्तान के दरबार में आएगा, बलबन के दरबार में जो आएगा, तो बलबन का सिंहासन बैठा हुआ एकदम दरबार में। अच्छा, ये नियम क्या था, ये अपने दरबार में बैठा हुआ रहता था, बाकी कितने बड़े आप अधिकारी है सब खड़े रहेंगे। देखिए खौफ पैदा कर रहा है, हंसना मना था, हंस ही नहीं सकता था इसके दरबार में, अगर हंसा तो लटका गया, है ना, तुरंत फांसी। ये मना किया, हंस नहीं सकता, गर्दन उड़ा देगा तुरंत। तो आप समझना, हंसना मना था, आप लोग तो रह भी नहीं पाते इसके दरबार में, हंसते रहते बिना मतलब का। तो खैर चलिए, तो इसके दरबार में तो इस तरह का खौफ पैदा किया। अब ये बोला सिजदा, मतलब जो भी आप कितने भी महान व्यक्ति हैं, कुछ भी है आप आइए पहले राजा को क्या कीजिए, सिजदा कीजिए, उसके सामने झुकिए। तो एक तो सिजदा करना पड़ेगा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन पाइबोस, ये पाबोस जिसको बोलते हैं, पाबोस सिस्टम है ना, पा मतलब पैर होता है, बोस मतलब बोस मतलब चूमना होता है, चूमना मतलब क्या था कि दरबार में आप आइए, सिजदा कीजिए, फिर राजा जो सुल्तान है उसके पैर को चूमिए। समझ पा रहे? अब आप कोई भी आ रहे, सब आ रहा है, झुक रहा है, सिजदा कर रहा, उसके पैर को चूम रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, ऐसे उसका जूता साफ हो जाता होगा, है ना। तो खैर क्लियर है। तो फीट को, उसका जो पैर है उसको क्या करता था, चूमता था। तो आप समझ रहे एक तरह से क्या बता रहा है कि हम तुमको कहाँ रख रहे हैं, एकदम नीचे, समझ पा रहे है ना। तो आप समझना, सिजदा और पाबोस सिस्टम एक तरह से हिला दिया, है ना, और राजा का जो प्रतिष्ठा था इसको वापस ये लाया। मतलब तुमको यही जूते के बराबर हम तुमको समझते, या जूते के धूल के बराबर तुमको समझते, मैं धूल तुम साफ कर रहा चुम चुम के, है ना। तो खैर, तो आप ध्यान रखिएगा सिजदा और पाबोस। तो ये पूछता है एग्जाम में, सिजदा और पाबोस सिस्टम किसने। अब देखिए खौफ पैदा कैसे करता है। एक तो इस तरह से दरबार में पूरा खौफ पैदा कर दिया, रूल बना दिया कि इतना देर बैठना है, इतना देर, है ना, मैं जब तक, अच्छा ये बड़ा काम करता था, छुट्टी बहुत कम ना के बराबर लेता था, एकदम दरबार में आना ही है, कुछ भी हो जाए दरबार में आता है, और सब खड़े रहेंगे। 3 घंटा का मीटिंग चल रहा है कि 4 घंटा का सब खड़े खड़े सुन रहे। तो ये चीज़ होता था, हंसना उसना है नहीं, हंसी मजाक, कुछ हंसी मजाक नहीं, है ना।
तो खैर अब ये क्या करेगा, अब ये अपना बॉडीगार्ड सब अफ्रीकन लोग को बुलाया, एकदम अफ्रीका का एकदम मोटा तगड़ा, क्रिस गेल देखे ना, आंद्रे रसल, उसी टाइप का व्यक्ति को, एकदम काला काला, एकदम शुद्ध काला, कोई मिलावट नहीं, और एकदम मोटा मोटा 6.5 फीट का। अब उसको लेके क्या करता था, ये मार्केट में निकलता था। अब सारे लोग अफ्रीकन लोग जो रहते थे, जो बॉडीगार्ड इसका था, अब सब इतना मोटा तगड़ा 6.5 फीट। इसके बारे में बोला जाता है, हिस्टोरियन बताते हैं बलबन के बारे में, कि बलबन का हाइट बड़ा कम था। ये 1 फीट का टोपी पहनता था और 1 फीट का दाढ़ी रखता था। और वो जब अफ्रीकन लोग के बीच में जब चलता था, वो सारे 6 फीट के लोग हैं, मोटा तगड़ा, और वो लोग खाली बदन रहते थे, एकदम काले काले खाली बदन है ना, एकदम मोटा तगड़ा, और तलवार लिए हुए। तलवार म्यान में नहीं होता था, खुला एकदम नंगा तलवार वो लेकर के है ना, और सब ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसे करते करते वो लोग क्या होता था, निकलता था सब। बलबन बीच में दिखाई नहीं देता था बलबन, और चारों तरफ से एकदम अफ्रीकन लोग इसको क्या है, घेरे हुए हैं और एकदम चल रहा है। तो लगता था कोई चल रहा है, मार्केट में पूरा खौफ पैदा हो गया। और नियम था कि जितने वो लोग तलवार लेके चल रहे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते करते आगे बढ़ रहे हैं, जब यहाँ पे राजा का काफिला आगे निकला तो जितने लोग हैं सब तुरंत सर को क्या कर देंगे, झुका देंगे, मतलब सिजदा करेंगे। सब सर झुका के रखे, कोई भी सर उठा नहीं सकता था। लेकिन लोग थेथर थे, आदत वही था कि पुराना सुल्तान को कोई वैल्यू नहीं, तो अपना टूल से भी ऊपर नहीं उठता था। तो अब बोले एक आध लोग उठा दिया मुंडी, बोले हम देखते कौन है बलबन। देखा जैसे अफ्रीकन वाले कट है ना, गर्दन साफ। जहाँ 2-3 लोग का गर्दन साफ हुआ, लोग अपने सुधर गए, बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो सर ही झुकाना पड़ेगा, लेकिन इज्जत से तो जिएंगे कम से कम, या जान ही नहीं बचेगा तो फिर है ना। तो आप समझ ना, इस तरह से बलबन क्या करता है, खौफ पैदा करता है लोगों के बीच में। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बलबन ने है ना एक खोया हुआ प्रतिष्ठा को फिर से वापस ये लाया। तो ये ज़रूरी था, ये खुद हंसता नहीं था ना हंसने देता था, ये सब चीज़ तो पता है। अच्छा, ये बड़ा एक चीज़ आप बचपन से सीख सकते हैं। मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा इसका लगता है, अच्छा क्या लगता है कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को क्या करता था, बिल्कुल अलग रखता था। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखता था, और ये होना भी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जब मार्कर पकड़ूँ, जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, तो मेरे पर्सनल जीवन में क्या समस्या है वो मैं उजागर नहीं होने दूँ। और मैं इतने साल में कर भी रहा हूँ, मैं एकदम हंसते हुए पढ़ाता हूँ, एकदम एंजॉय करते हुए ना, मतलब क्लास का माहौल अच्छा रहता है, अच्छा रहना भी चाहिए, उस तरीके से पढ़ाता हूँ। और जब मैं पर्सनल जीवन में आता हूँ, जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ, तो मुझे फिर कोई मतलब नहीं कि मुझे क्लास में क्या पढ़ाना, कल क्या देखना, क्या या क्या पढ़ाया, क्या हुआ क्लास में, ऑफिस का क्या बात है, यहाँ पे क्या, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है उसको मैं पर्सनल जीवन में क्यों लाऊं। तो याद रखिएगा, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आपका निजी जीवन आप अपने परिवार के साथ, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस तक ही छोड़ दीजिए। जब आप परिवार के बीच में आते तो वहाँ एंजॉय कीजिए, अपने माता पिता, बच्चे, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, जो भी है आपके, उनके साथ क्या कीजिए, अपना लाइफ जिए, एकदम एंजॉय कीजिए। उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे पूरा 100% वर्क कीजिए, है ना। वहाँ पे आप फिर भूल जाइए कि हमको घर में क्या करना क्या नहीं करना, एकदम काम कीजिए, वो होना चाहिए। बलबन उसी में सदा। देखिए दरअसल क्या होता है, बलबन का एक बड़ा प्रिय पुत्र था, बहुत मानता था उसको। एक बार क्या हुआ, बलबन दरबार में बैठा था, उसके सामने एक चिट्ठी आता है, और चिट्ठी वो पढ़ा, चिट्ठी पढ़ के चिट्ठी को मोड़ के रख दिया। जैसे वो हर दिन काम करता था वैसे ही काम करते रहा। और उसके बाद होता ये है कि 3-4 घंटा जो भी बचा हुआ समय था वो काम किया। दरअसल वो चिट्ठी में लिखा क्या था, वो चिट्ठी में लिखा था कि आपका पुत्र युद्ध में मारा गया, मतलब इसका जो सबसे प्रिय पुत्र था उसको युद्ध में मार दिया गया, तो उसकी मृत्यु। तो आप समझना, मृत्यु का खबर, वो भी अपना बेटा का। और कोई भी मतलब इसके चेहरे पे सिकन नहीं, गम नहीं, कुछ नहीं, ये नॉर्मल डे जैसे काम करता था वो ऐसे ही काम कर रहा है। कोई रिएक्ट नहीं किया, इसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, एक बूंद आंसू इसके आंख में नहीं था। तो यहाँ पे क्या किया, दिन में जैसे काम करना था कर लिया, फिर गया घर, और घर जाता है, सारे लोग को निकाल देता है कमरे से, और अपने कमरे में ये बंद हो जाता है और फूट फूट के रोता है। बहुत रोया था। तो क्यों, वहां पे क्यों नहीं रोया? क्योंकि बलबन को ये बात पता था, अगर हम वहां पे रो देंगे, क्योंकि वहां पे हम एक राजा है और हर दिन कोई ना कोई मर रहा है,
तो उसी तरह हम अपना, मेरा बेटा उस प्रजा से अलग थोड़ी है, वो भी उसी प्रजा का हिस्सा है, तो हम रोएंगे नहीं। अगर बलबन रो देता तो लोगों को ये लगता कि कमज़ोर है, ये शासक कमज़ोर है। बलबन अपने आप को इतना मजबूत दिखाया कि वो रोया नहीं, और जब वो घर आता है तब वो अपने बेटे का मरने का शोक मनाता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल लाइफ था। तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल क्या कर दिया। कोई भी व्यक्ति इस तरह खबर सुनेगा वो तुरंत परेशान हो जाएगा, एकदम छटपटा जाएगा, तुरंत रोने लगेगा, तुरंत परेशान, मतलब कोई काम नहीं होगा। लेकिन वो किया काम, आप समझ सकते हैं किस, मतलब उसका ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो मेंटली स्ट्रांग होना कोई भी काम के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो बलबन से एक चीज़ आपको ये सीखने को मिलता है। तो खैर चलिए, अब एक चीज़ जान लीजिए, अब इसने क्या क्या किया ये तो मैंने आपको बताया। इसने किया क्या क्या, एक तो इसने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा। ईश्वर से जोड़ा नहीं, मतलब एक तरह से ये टाइटल लिया कि मैं ज़िल्ले इलाही हूँ। इसने टाइटल लिया क्या, ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही, ज़िल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की परछाई। ज़िल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, ईश्वर की परछाई। तो एक तरह से ईश्वर से जो कनेक्शन अपना दिखाया कि मैं आम लोग नहीं हूं, मैं कौन हूं, ईश्वर का एक तरह से क्या हूं, परछाई हूं। इसलिए बोला कि मैं आम लोगों के लिए, मतलब मैं यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं आम लोग से, मैं रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हूं, ईश्वर के प्रति हूं। मतलब ईश्वर ने ही मुझे क्या किया है, सुल्तान बनाया है, और मैं उन्हीं के प्रति क्या हूं, जिम्मेदार, नागरिक के प्रति जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिए इसका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, उस सिद्धांत को बोलते हैं राजत्व, राजत्व का सिद्धांत। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो बता दें बलबन। बलबन फॉलो करता था, स्टार्टिंग में पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने राजत्व का सिद्धांत को फॉलो किया। राजत्व का सिद्धांत का मतलब हो गया, तो राजत्व का मतलब ईश्वर से जुड़ा है ना। तो यहाँ पे सिद्धांत ये क्या दिया, इसने अपने आप को ज़िल्ले इलाही कहा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने ज़िल्ले इलाही का टाइटल लिया, तो आप बता देना ज़िल्ले इलाही का टाइटल बलबन लिया। आगे चलकर आप पढ़िएगा, अकबर भी लेता है ज़िल्ले इलाही का टाइटल, है ना। तो ये राजत्व का सिद्धांत को अपनाया। राजत्व का सिद्धांत मैंने जो अभी आपको बताया कि मैं ईश्वर के प्रति जिम्मेदार हूँ और आम लोगों के प्रति नहीं। तो एक तरह से ये बता दिया कि मैं ये अपने आप को कहाँ से जोड़ दिया, ईश्वर से जोड़ दिया, और इससे क्या हुआ कि मैं आम लोग से अलग हूं। और बलबन ये चीज करना भी चाहता था कि आम लोगों से अपने आप को क्या करना चाह रहा था, अलग दिखाना चाह रहा था। इसलिए ये बताया कि मैं आम लोगों के बीच में जो जनता है वैसा मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, एकदम ईश्वर का परछाई हूं, और मैं ईश्वर के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्लियर जी। तो आप समझ राजत्व का सिद्धांत क्लियर। इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछता है क्वेश्चन, है ना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह एवं रक्त की नीति, है ना। तो ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब हो गया कि कोई भी अगर कुछ विद्रोह कर देता है, कुछ भी कर देता है, डायरेक्ट उसका क्या कर दो, कत्ल कर दो। मतलब इतना ज़्यादा इसने खौफ पैदा कर दिया लोगों में। ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी क्या किया, अपनाया। जहां पे कहीं कोई विद्रोह कर दिया उसको मार दो, कोई गलत काम किया तुरंत उसको क्या कर दो। बहुत सारा ऐसा मिलता है जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी लोग जो होते थे, एक अधिकारी था, एक गवर्नर था, वो अपने स्लेव के साथ गलत कर दिया, गुलाम के साथ गलत कर दिया, तो उसको ये क्या किया, सजा दे दिया, मरवा दिया उसको। मतलब इस तरीके का आप समझ सकते हैं। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को ये क्या किया था, अपनाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसने अपने आप को क्या किया, इसने अपने आप को ईरान से जोड़ा। तो इसलिए लोगों को एक तरह से बताने के लिए, जताने के लिए ये ईरानी पैटर्न से अपना दरबार को सजाया। अब ईरानी का जो बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार था उसने ये मनाना शुरू किया, इंडिया में एक तरह से इंट्रोड्यूस किया। कौन सा त्यौहार, तो याद रखिएगा, नौरोज। नौरोज, ठीक है, याद रखिएगा, नौरोज त्यौहार को इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत में, तो आपसे पूछता है एग्जाम में, तो ये गयासुद्दीन बलबन। कौन, गयासुद्दीन बलबन। नौरोज फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, ईरान का, पर्सियन फेस्टिवल। पर्सियन, पारसी लोग जो थे, जो है अभी भी मनाया जाता है। नौरोज का मतलब क्या हो गया, यहां से नव वर्ष की शुरुआत होती है।
ये दरअसल जुड़ा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, मतलब जब सूर्य का जो रोशनी है इक्वेटर से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है, आपको पता है इक्वेटर पे जब पड़ता है तो आपका 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च को वहाँ से उत्तरायण हो जाता है ना, वहाँ से क्या हो जाता है, नॉर्थ की तरफ सूरज का रोशनी चलने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो उसी से जुड़ा हुआ मतलब नौरोज का मतलब जो पर्शियन कैलेंडर है उसका पहला दिन, मतलब साल का पहला दिन, पर्शियन कैलेंडर का जो साल होता है साल का पहला, जैसे कैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में जनवरी 1 जनवरी क्या होता है, न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसी तरह ये न्यू ईयर, पर्शियन लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। इस्लाम में ये नहीं होता है, ये इस्लाम को फॉलो करता था, इस्लाम में ये नहीं होता था, क्योंकि ईरान का बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार था इसलिए इसने इंट्रोड्यूस किया, जबकि इस्लाम में नौरोज से कोई लेना देना इस्लाम को नहीं है। क्लियर है जी। लेकिन इसने नौरोज को क्या किया, नौरोज सेलिब्रेट किया, तो नौरोज मनाता था, ये नौरोज इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को दिखा दिया, लोगों को एकदम प्रूफ करा दिया कि देखो मैं कहाँ से हूँ, ईरान से हूँ, इसलिए ऐसा इसने किया। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना, जो मैंने बताया। एक ईरान से पूछता एग्जाम में किसने जोड़ा था अपने आप को, इसने जोड़ा था। नौरोज को किसने इंट्रोड्यूस किया, इसने किया था। क्लियर है। अब देखो ये क्या क्या, एक तो मैंने आपको बताया इस कैसे खौफ पैदा किया लोगों के मन में। अब एक काम ये करेगा कि इसने दरअसल कुछ डिपार्टमेंट ये बनाया, और वो डिपार्टमेंट आपको ध्यान रखना। जैसे इसने क्या किया, डिफेंस का डिपार्टमेंट बनाया। जैसे इसने क्या किया, डिफेंस मिलिट्री का इसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, अपना मिलिट्री को स्ट्रांग करना चाह रहा था, है ना। उसके लिए इसने बनाया, ये एग्जाम में खूब पूछता है, ध्यान रखिएगा, दीवाने अरीज। ठीक है, तो याद रखिएगा दीवाने अरीज जो है, या दीवाने आरिज जो है, इसने बनवाया था दीवाने अरीज। ठीक है, और दीवाने अरीज क्या, दीवान का मतलब क्या होता है, तो दीवान का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट से, है ना, विभाग है। अरीज का मतलब होगा रक्षा विभाग, है ना, मतलब ये कौन सा है, डिफेंस डिपार्टमेंट, रक्षा विभाग है या मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसने ही दीवाने अरीज को क्या किया था, बनाया था। याद रखिएगा दीवाने अरीज पूछता है एग्जाम में कि दीवाने अरीज किसने बनवाया था, तो आप बता रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट किसने बनवाया था, बलबन। दीवाने अरीज का जो हेड होता था, इसका जो हेड होता था, है ना, कैसा, रक्षा मंत्रालय का हेड कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते। वैसे ही दीवाने अरीज जो है, इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे आरीज़े मुमालिक। ठीक, तो आरीज़े मुमालिक जो होता था, ये इसका क्या होता था, हेड होता था। तो डिपार्टमेंट पे आप याद रखिएगा दीवाने अरीज, है ना, दीवाने आरिज इसके द्वारा बनाया गया, और आरीज़े मुमालिक जो होता था, ये इसका क्या होता था, हेड होता था। ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट जो था, ये गुप्तचर विभाग बनाया। क्योंकि देखिए कोई भी सत्ता चला रहा, आज का भी मैं बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, अगर आपका गुप्तचर विभाग बड़ा स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा खासा क्या कर पाइएगा, बहुत सारा षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचा जा रहा है उसको आप कुचल पाइएगा। क्योंकि अगर आपका गुप्तचर विभाग स्ट्रांग है, आज भी हमारा भी गुप्तचर विभाग है ना, या भारत का ही छोड़े कोई भी कंट्री, आज ही का बात करें, कोई भी कंट्री चाहेगा कि हम लोग अपना गुप्तचर विभाग को क्या करें, स्ट्रांग करें। हम लोग भी चाहेंगे हम लोग का गुप्तचर विभाग स्ट्रांग करें, और हम लोग का है भी, काम भी अच्छा से करें, ताकि हमको पता चले कोई आतंकवाद कोई गतिविधि चला रहा है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, कुछ ऐसा होने वाला, वो हमको पहले ही पता चले, ताकि हम उसको क्या कर पाए, रोक पाए। तो इसका भी इसने गुप्तचर विभाग को बनाया। ये भी पूछता आपसे एग्जाम में, उसका नाम है गुप्तचर विभाग का, याद रखिएगा, बरीदे मुमालिक। ठीक है, बरीदे मुमालिक। तो बरीद जो होता था ये क्या, गुप्तचर विभाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गुप्तचर, है ना, तो ये एक एजेंसी था, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब इसके द्वारा क्या किया गया था, काम किया गया था। ठीक है, बलबन जो था, इसकी मृत्यु हो जाती है जब इसका पुत्र, वही मैंने आपको बताया था, जो पुत्र इतना ज़्यादा रोया था, इतना रोया था पुत्र के मरने के बाद, पुत्र के गम में, कि इसकी मृत्यु, मतलब एक तरह से ये उसके बाद पूरा बीमार पड़ने लगा, और बीमार पड़ने लगा तो इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ से बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बलबन के मरने के बाद बलबन का इतना खौफ था कि एक बेटा तो मर गया। बलबन जब मरा तो बलबन का एक बेटा बंगाल में था, तो लोग बोला कि चलो चलो, इसका बड़ा एक बेटा तो मर गया, तुम ही चलो, तुम ही अगला सुल्तान बनना, बलबन का तुम बेटा। तो ये अपने पिता से इतना खौफ खाता था कि डर के मारे भाग गया था बंगाल। बोले नहीं नहीं, हमको नहीं आना है, हम वहीं पे ठीक है, बंगाल में हम ठीक है। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम जाओ, सुल्तान बनो तुम। लोग उसको ज़बरदस्ती घसीट के ला रहे, चलो 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 तुम सुल्तान बनो। बीच ही रास्ते से बुरखा रुखा पहन के भाग गया, है ना। बोला कि नहीं, हमको सुल्तान नहीं बनना। वो सुल्तान बनना ही नहीं चाह रहा था, इतना डर था उसको बलबन से, है ना, तो नहीं बना। तो बलबन का पौत्र मतलब पोता,
ग्रैंडसन कैकुबाद। तो कैकुबाद अगला रूलर बनता है। कौन? कैकुबाद। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कैकुबाद जो था उसका टाइम पीरियड, कैकुबाद एक कमज़ोर शासक हुआ और कैकुबाद बलबन का ग्रैंडसन ज़रूर था, लेकिन वो खून उसका ही था, लेकिन वो खून में वो बात नहीं था जो बलबन में था। तो जो दरबार में एक तरह से खौफ होता था, इसने दरबार में आया, बोला कि नहीं अब सब हंस सकता, हंसो मेरे ऊपर हंसो सब, है ना। तो लोग हंसना शुरू कर दिए, है ना। तो जो प्रतिष्ठा था वो फिर से क्या हो गया, चरमरा गया। तो बलबन के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो कैकुबाद जो था, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा ये 1287 से लेकर के 90 तक इसका टाइम पीरियड रहा रूल। लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, मरवा दिया गया, इसको भी मार दिया गया। इसके बाद एक इसी का पुत्र था, बहुत छोटा था, वो बहुत कम उम्र का था, उसको कुछ दिन के लिए बनाया, कुछ महीने के लिए। उसका नाम था कयूमर। ठीक है, तो कयूमर कुछ दिन शासन किया, मतलब वही आप बोल सकते 1290। इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी मार दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी का क्या होता है, अंत होता है। और यहाँ से कौन डायनेस्टी आएगा, यहाँ से खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन खिलजी, है ना, उसका बहुत बड़ा रोल था इसको क्या करने, कैकुबाद को ख़त्म करने में, इसको फिर क्या करने में, ख़त्म करने में। तो यहाँ से खिलजी डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये स्लेव डायनेस्टी का पूरा क्रम था, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक वंश हमारा क्या हुआ, 5 वंश में ख़त्म हो चुका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।